मैरिज काउंसलर ब्यूरो। अलग बैकग्राउंड, अलग कंडीशनिंग और अलग इमोशनल वायरिंग वाले लोग। कोई भी जो रिश्ता होता है उसके साथ कोई मैनुअल नहीं आता। मैरिज इज अबाउट टू पीपल नॉट सिटिंग अंडर द ट्री एंड फेसिंग वन अनदर। इमोशनल नेग्लेक्ट हुआ है पहले, जो काफ़ी टाइम से जो औरतों का एक रूप आया है हमारे सामने। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है, उनकी ओपिनियन हमने सुनी नहीं। इनफैक्ट हमने उनकी एग्जिस्टेंस ही एक्नॉलेज नहीं करी। फॉर हैप्पीनेस यू डोंट लिव विद वन थिंग, यू लिव विद एवरीथिंग। जो शादी वाला जो है ये पार्ट में इतना ज़्यादा एक्सट्रीम क्यों चला जाता है? क्या कम्युनिकेशन इज अ बिग प्रॉब्लम? So the same couple which was like best of the friends, then they start fighting with one another. कि गुस्सा वही करेगा जो आपकी केयर करता है। यार एक बार अगर वो क्रैक आ गया ना तो आप कोशिश करते रहोगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं रह ही जाएगा मन में। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाएं, टूटे फिर जान ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इवन का जो रिपेयर वर्कशॉप जो होता है सबसे पहले वो घर से स्टार्ट होता है। हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू लर्न से नो। तो ना आप खुश हैं ना वो दूसरा वाला खुश है। कि लोग अपनी सेल्फ वर्थ को रिपेयर नहीं कर पाते हैं। योर सेल्फ वर्थ इज नॉट एक्चुअली इवेल्युएटेड बाय अदर्स, इट्स बी द मास्टर ऑफ योर माइंड रादर देन योर माइंड मास्टर यू। डू यू हग योर किड्स? हम सब अपनी जिंदगी में रोज कुछ ना कुछ रिपेयर करते रहते हैं। कभी फोन गिर गया तो स्क्रीन बदलवाते हैं, कभी लैपटॉप स्लो हो जाए तो सर्विस सेंटर भागते हैं, कभी गाड़ी में आवाज आए तो तुरंत मैकेनिक ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर ये चीज ठीक नहीं हुई तो हमारी जिंदगी रुक जाएगी। लेकिन मजे की बात यहां पे यह है कि जब कोई इंसान अंदर से टूटता है, जब रिश्ते क्रैक होते हैं, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है, जब गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या लोनलीनेस बढ़ती जाती है, तब सब हम कहते हैं टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या ये सच में हो जाता है? एक इंसान को रिपेयर करना कोई बटन दबाने जैसा आसान काम नहीं है। ये एक ऐसी स्किल है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं और उनमें से भी बहुत कम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि इंसान को रिपेयर करने के लिए टूल्स नहीं, समझ चाहिए। मशीन को रिपेयर करने के लिए पार्ट्स चाहिए होते हैं, लेकिन इंसान को रिपेयर करने के लिए एम्पैथी, पेशेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए। और आज के इस पॉडकास्ट पे हम एग्जैक्टली इसी बात पर बात करने वाले हैं। ह्यूमन रिपेयर, यानी इंसानों को अंदर से कैसे ठीक किया जाता है, टूटे हुए रिश्तों को कैसे हील किया जाता है, आइडेंटिटी को दोबारा कैसे बिल्ड किया जाता है और उस डैमेज को कैसे समझा जाता है जो बाहर से दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देता है। आज की इस बातचीत रिपेयरिंग थिंग्स के बारे में नहीं होगी, आज की बातचीत होगी रिपेयरिंग ह्यूमन बीइंग्स के बारे में। एंड फॉर दिस कॉन्वर्सेशन वी हैव विद अस मिस्टर अनिल शर्मा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, HR ग्लोबल लीडर एंड पीपल पार्टनर, who has closely understood people, leaders and organization for over 3 decades. So let's welcome Anil sir and enjoy the show. Anil sir, thank you so much for coming on this particular podcast. कैसे हैं आप? Thank you very much. I'm doing very well. How are you doing? So far so good. Awesome. अनिल सर, मैं आपकी जब प्रोफाइल पढ़ रहा था, मैं आपसे काफ़ी बार मिल भी चुका हूँ, बात भी हुई हमारी, तो आपने एक बहुत ही अच्छी बात की है, रिपेयर सिस्टम की बात। तो मैंने उस पर रिसर्च किया। Okay. और मुझे लगा हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे आपसे, क्योंकि अगर हम लोग अपने चारों तरफ ध्यान से देखें तो हम भी समझ पाएंगे कि हमारे जो पूरी दुनिया है वो रिपेयर सिस्टम के आसपास ही घूमती हुई मिलती है। That's correct. Yeah. हम सुबह उठते हैं तो हमारा मोबाइल फ़ोन हैंग हो रहा होता है, लैपटॉप नहीं चल रहा होता है, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, बाइक में कुछ आवाज़ आ रही है, या फिर घर का कोई स्विच खराब होता है। Correct. तो हमको लगता है इसको रिपेयर करवाना है। Correct. और इंटरेस्टिंग ये है कि इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता होता है कि इसका इमीडिएट सोल्यूशन क्या है। हम जानते हैं हमें कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किससे बात करनी है,
और अगर आप किसी से पूछेंगे भी ना कि यार मुझे अपना मोबाइल और लैपटॉप रिपेयर कराना है, तो आपको बताएगा एड्रेस भी, और हो सकता है आपको छोड़ के भी आ जाए। करेक्ट, राइट, एब्सोल्युटली। तो कहने का मतलब है कि सिस्टम क्लियर है, प्रोसेस क्लियर है, और कहीं ना कहीं हमारा भरोसा भी रहता है कि हम जहां जा रहे हैं सर्विस सेंटर में वो हमें ठीक कर देगा। एब्सोल्युटली। लेकिन जब बात आती है ह्यूमन की, चीजें टूटती हैं तो हम रिपेयर की बात करते हैं, लेकिन जब रिश्ते टूटते हैं, जब हम अंदर से कंफ्यूज होते हैं, राइट, जब हमें हमारा गुस्सा अनकंट्रोलेबल हो जाता है, राइट, और जब हमारे इमोशंस बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, तो आप मुझे ये बताओ कि वो कौन सा सर्विस सेंटर है जहां जाना चाहिए और ये रिपेयर हो सकता हो? So, पहले तो I want to really thank you for raising this topic, because this is one of the article that I had written about repair versus replacement mindset. And when I was growing up, I saw my parents also, my relatives also, that whatever that was broken, they would make effort to repair it. And over a period of time, I'm realizing that the mentality from repair is moving to replacement. And I think that's a very scary place to be in, because, things can be repaired or replaced. Human beings can't be. And fundamentally, what I'm beginning to realize is that somewhere we have stopped putting an effort into improving our relationship. The patience level of these mindless scrolling has reduced so much that we do not want to put in an effort to repair a relationship. And that's why you see a lot of people getting into depression, anxiety, isolated, and suffering alone. The key actually is coming back to that human beings cannot be replaced. It can only be repaired. One hope that I always have, that when you provide grace to one another, that means if I can make mistake, the other person can also make a mistake. And if I'm entitled to be treated with grace and dignity, the other person should also be treated with grace and dignity. The moment we start thinking from that perspective, then you will see sooner or later we will begin to have beautiful relationships. I read somewhere it says only a diamond can polish another diamond. So if you want to repair your relationship, you also have to take your responsibility, that what is it that I can do in this relationship to mend. Because breaking is very easy, destruction is very easy, construction is that much more difficult. So that has been my personal mantra. I don't give up on people, not at all. I may have difference of opinion with people. My fundamental perspective is very clear. We may have disagreements, but we will never disrespect. I don't disrespect anybody. I'm also very fond of a book called Crucial Conversation. The Crucial Conversation book says that if you delink the person and the issue, you can talk about anything under the sun with the person, as long as you're focusing only on the issue. So when you talk about repair, the first thing you need to do is delink. Are you repairing the person, or you're focusing only on the issue itself? When you delink, it becomes that much more easy, although it's easier said than done. अगर हम मुद्दे और इंसान दोनों को अलग रख करके रखें, जैसे कभी कभार क्या होता है कि हम जिसके साथ भी हमारा डिसएग्रीमेंट होता है, उसको हम डिसरिस्पेक्ट भी करना शुरू कर देते हैं. तो अगर हम डीलिंक करते हैं तो डिसरिस्पेक्ट हट जाती है, और हम डिसएग्रीमेंट हमारा किसी से भी हो सकता है, अपनी मदर से हो सकता है, अपने बॉस से हो सकता है, अपनी बहन से हो सकता है, अपने भाई से हो सकता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस आदमी को ही डिस्कार्ड कर दें. तो ये चीज़ जो डिफ्रेंसिएशन अगर हम करना शुरू कर दें, तो हमारा फोकस वो रिपेयर पे ज़्यादा होगा. और एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो हमको ये देखना पड़ेगा कि इस रिपेयर ना करने का प्राइस क्या पे करूँगा मैं. छोड़ना बहुत आसान है कि सपोज़ मेरी अपने फ्रेंड से नहीं बन रही, मैं उसको बात करना बंद कर दिया. मेरी अपनी वाइफ से नहीं बन रही, मैंने उससे बात करना छोड़ दिया. अपने बेटे से नहीं बन रही, अपनी बेटी से नहीं छोड़ना बहुत आसान है. लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, वैसे वैसे हेजिटेशन भी आती जाती है कि हम रिपेयर करें या ना करें. नो कम्युनिकेशन ऑल्सो इज़ अ कम्युनिकेशन. तो रिपेयर जब बात करते हैं तो हम
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं रिलेशनशिप की। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ हमको अपने अंदर ही रिपेयर करने की ज़रूरत है। मेरा अपना थिंकिंग प्रोसेस, परसेप्शन उस आदमी के बारे में, उसका कौन सा बिहेवियर था जो मुझे अच्छा नहीं लगा, उस बिहेवियर की वजह से मैं पूरे इंसान को तो डिस्कार्ड नहीं कर सकता ना। क्योंकि जैसे एक कहावत है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वैसे ही हर आदमी कोई बेवफा नहीं होते। तो जैसे आप बिहेवियर को थोड़ा सा डीलिंक करने की कोशिश करते हैं, रिपेयर की अपॉर्चुनिटीज़ खुलने शुरू हो जाती हैं। और वो बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, बिकॉज हमारा माइंडसेट धीरे धीरे अब ये होता जा रहा है कि कोई भी चीज़ जिसमें थोड़ी सी भी तकलीफ़ है, क्यों ना हम उसको रिप्लेस करते हैं। और ये बहुत ख़तरनाक है मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन में, बिकॉज एटलीस्ट मेरे वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट है ये। जैसे आपने आपके लाइफ के काफ़ी सारे पड़ाव देखे हैं, उस पड़ाव में आप सन भी रहे हैं, हस्बैंड भी रहे हैं, फादर भी बने हैं, और आप फादर इन लॉ भी बन गए हैं। यस। तो मुझे रिश्तों के बारे में आपसे बात करनी है, क्योंकि आज की डेट में जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है वो है शादी, मैरिज। करेक्ट। क्योंकि एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे एक अलग बैकग्राउंड, अलग कंडीशनिंग और अलग इमोशनल वायरिंग वाले लोग आपस में जुड़ते हैं जस्ट बिकॉज उनकी कुंडली मैच हो जाती है। हाँ। समाज और सोसाइटी ने कह दिया कि भाई तुम साथ रहो। करेक्ट। तो वो साथ हो जाते हैं। करेक्ट। लेकिन आज वो जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जब उसको मैं देखता हूँ, वो मतलब इमेजिन के बाहर हो रही है। आज कपल एक दूसरे को मार रहे हैं, कोई फ्रिज में डाल रहा है, कोई ड्रम में डाल रहा है। तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि क्या हम लोग एक रिश्ते बना रहे हैं, या धीरे धीरे एक हम डैमेज जोन क्रिएट कर रहे हैं? या करीब 10 साल पहले की बात है, जब मैं जो मेरी पहली कंपनी थी उसमें काम करता था। सो आई यूज्ड टू गो टू सिंगापुर बहुत ऑफन। वहाँ पे जब आई वाज गोइंग फ्रॉम ऑफिस टू होटल, तो वहाँ पे लिखा हुआ था मैरिज काउंसलर ब्यूरो, ऐसे करके, फॉर न्यूली वेड कपल्स। तो मेरे को बड़ा अटपटा सा लगा, क्योंकि हमारे लिए इंडिया में वो चीज़ कभी पढ़ाई नहीं गई। क्या होता है कि ज़िंदगी में जब हमारे बच्चे होते हैं, शादी होती है, माँ बाप बनते हैं, कोई भी जो रिश्ता होता है उसके साथ कोई मैनुअल नहीं आता कि आपको ऐसे बिहेव करना है। हाँ, कंपनीज़ में जब आप ज्वाइन करते हो तो एक आपको इंटीग्रेशन का पूरा मिलता है कि ये रोल है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी अथॉरिटी है, ये आप कर सकते हो, ये आप नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली आपको लाइफ में जब आप रोल में ट्रांजिशन करते हो तो आपको कोई बताता नहीं है। सो वी ऑल ट्राई टू फिगर आउट। और उसके ऊपर से वर्स्ट पार्ट क्या होता है कि जो आपके आसपास के जो लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो भी सलाह देने लगते हैं कि इस मैरिज को आप कैसे सक्सेसफुल बनाओ। अनफॉर्चुनेटली वो लोग अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे सलाह देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मुझसे पूछें कि मैं बोलूँ आपको कि मेरे सर में दर्द है, तो आप जो मुझे दवाई बताएंगे वो आप अपने सर दर्द के एक्सपीरियंस से बताएंगे। करेक्ट। जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है मेरे से। अब रही बात अगर मैरिज की मैं बताऊँ आपको, तो 2 डेफिनेशन मेरी ज़िंदगी में जो मुझे पर्पस ऑफ मैरिज के बारे में इससे सही डेफिनेशन मैंने आज तक सुनी नहीं। एक तो ये है कि मैरिज इज़ अबाउट 2 people नॉट सिटिंग अंडर द ट्री एंड फेसिंग वन अनदर। यूजुअली क्या होता है कि लड़का लड़की एक दूसरे को देख रहे हैं, प्यार में डूबे हुए हैं और सारी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो नहीं है। उसका मतलब ये है कि दोनों लड़का और लड़की सेम गोल की तरफ साथ में देख रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं वो गोल अचीव करने के लिए। और गोल ऐसा है जो टुगेदर है, मतलब कॉमन गोल है। एक तो वो। दूसरा चीज़ ये है कि हस्बैंड एंड वाइफ की जो रिलेशनशिप है ना, वो एक सीज़र या कैंची की तरह होती है। मतलब कि अगर आप उसको कैंची को देखें, उसके दोनों ब्लेड एक दूसरे के ऑपोजिट नज़र आएंगे आप। राइट। लेकिन उसके बीच में, अगर कैंची के बीच में अगर कुछ आता है, कोई भी पेपर आता है या कुछ और आता है, वो दोनों एक हो जाते हैं। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं ये भी बात करने की ज़रूरत है कि आपकी शादी का पर्पस क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल टेक अ डिसीजन टू मैरी just because of physically being attractive to one another, or for a lack of a better word, to fulfill maybe obligations कि सोसाइटी में अब बड़े हो गए हैं, नौकरी लग गई है, तो शादी करनी है। लेकिन आज की डेट में शादी इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। तो मैं अगेन उस बात पे जा रहा हूँ कि जब तक एक हस्बैंड और वाइफ की फंडामेंटली एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट अगर नहीं है, हर शादी में थोड़ा बहुत देखिए प्रमोद,
आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि अगर वो जितने भी लड़ाई झगड़े हैं और डिसएग्रीमेंट्स हैं वो दोनों एक ही रूम में दोनों बैठ कर के सॉर्ट आउट करें। जैसे ही वो लोग किसी दूसरे से जा कर के उसके बारे में बात करेंगे तो तीसरे आदमी का जैसे ही अंदर वो उस फील्ड में आएगा वो मैरिज के सक्सेसफुल ना होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। एक तो वो है। दूसरा ये कि जितने हमारे रिश्तेदार होते हैं अनफॉर्चुनेटली दे डू नॉट प्रैक्टिस द लेट गो इन सम सेंस। पेरेंट्स जैसे माँ है वो बेटे को बोलेगी कि तुम शादी के बाद ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। माँ है वो जो बेटी को ऐसे बोलेगी तुम ऐसे करना है ऐसे करना है ऐसे करना है। तो ये जो रिमोट कंट्रोल होता है ना, इससे क्या होता है कि बजाय इसके कि वो लोग अपना दिमाग यूज़ करके उस रिलेशनशिप पे खुद फोकस करें, वो दूसरे के एक्सपीरियंस या दूसरे के पर्सपेक्टिव से उसको मैनेज करना शुरू कर देते हैं। और तीसरा जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि शादी का ये भी मतलब नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ साथ में रहें और बाकी जितने और जो फ्रेंड्स रिलेटिव रिश्तेदार हैं उन सब के बारे में सोचें ना। तो अगर हम इन 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, मतलब कि हस्बैंड वाइफ दोनों अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व टुगेदर करें, लाइक लुकिंग एट द गोल टुगेदर। सेकेंड इज whenever somebody comes in between they become one because that's what they have decided to marry. Very respectfully tell parents that this is our matter and we will handle it. And the third part is एक मेरे पिताजी बोलते थे कि सुनो सबकी करो अपने मन की। तो आप सबकी ओपिनियन लीजिए कि भाई मैरिज में कैसे रहना चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या है, लेकिन फिर वही करो जो आप अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ जैसे आपको रहना है। और रही बात जो वायलेंस की है, तो इसके काफ़ी रीज़न्स हो सकते हैं। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि किसी ने मतलब मोटिव ऑफ मैरिज वाज कम्प्लीटली डिफरेंट, या जो आप चाहते थे वो आपको नहीं मिला। और तीसरी जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को लगता है वो ये है कि हमारी जो लाइफ कंडीशन है वो सबसे ज़्यादा गवर्न करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं और आप बैठ कर के बात कर रहे हैं, एक मीनिंगफुल डिस्कशन कर रहे हैं जिसके अंदर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, हम एक दूसरे को समझना चाह रहे हैं, हम एक दूसरे से सीखना चाह रहे हैं कुछ। तो ये रूम जो है ये एक तरीके से लर्निंग रूम कह सकते हैं हम इसको। हाँ, लेकिन अगर हम एक दूसरे के से लड़ाई करना शुरू कर दें, एक दूसरे को मारपीट करना शुरू कर दें, तो ये सेम रूम एक वॉर रूम बन जाएगा। करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो हस्बैंड और वाइफ हैं वो दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिस्पेक्ट वन अनदर एंड रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ लाइफ। कभी कभार मैं देखता हूँ लोगों के मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में फिजिकल वायलेंस, दैट आई थिंक इज़ द मोस्ट इनह्यूमन एक्ट, बिकॉज मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है ये कि और आपने भी देखा होगा जब रोड रेज वगैरह होती है, जब कोई आदमी किसी दूसरे के ऊपर हाथ उठाता है, कहीं ना कहीं वो उसकी सेल्फ एस्टीम के ऊपर डेंट रह जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हस्बैंड वाइफ में ये डेंट आप साइकोलॉजिकल आप ना दो। और आपने ये भी पढ़ा होगा कहीं पे कि जो आप फिज़िकल घाव किसी को देते हो वो बढ़ जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन अगर आपने किसी को कुछ कह दिया तो सालों गुजर जाएंगे लेकिन वो बात हमेशा याद रहेगी। तो ये भी साइकोलॉजिकली प्रूव्ड है कि अप्रिसिएशन इज़ फॉरगॉटन विद इन अ मंथ, बट डिसरिस्पेक्ट इज़ कैरिड फॉर डेकेड्स। देयर हैव बीन मल्टीपल एग्जाम्पल्स इन माई ओन लाइफ वेयर व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप आई हैव हैड bouts of disrespect from multiple people and those words still ring in my mind। अभी तक 20 साल हो चुके हैं, 25 साल हो चुके हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो कहे हुए हैं और मैं ना चाह कर के भी उनको अपने दिमाग से नहीं हटा पाता हूँ। तो जैसे आपने एक बात कही ना कि कुछ वर्ड्स हैं जो आपके दिमाग में अभी भी हैं और अभी स्ट्राइक करते हैं वो कि यार मेरे साथ ये गलत हुआ, कहीं आपको लगता है ये इमोशनल नेगलेक्ट हुआ है पहले जो काफ़ी टाइम से जो औरतों का एक रूप आया है हमारे सामने जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, वो इंटॉलरेंट हो गई, अब वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती द वे इट वाज। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ये इमोशनल नेगलेक्ट था जो काफ़ी टाइम से चला रहा था, और अब जाके वो हुआ कि भाई लोग कहते हैं ना कि यार ये तो लाइफ है, चलता रहेगा, नॉर्मल है, सब ठीक हो जाएगा, तो उसका एक रेसिप्रोकेशन है। वो बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रमोद, क्योंकि वेदर वी लाइक इट और नॉट, द फैक्ट इज़ कि हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है और उसके चलते
काफ़ी हद तक और काफ़ी सालों तक हम लोगों ने अपनी बहन, बेटी, माँ और इन जनरल गर्ल्स या फीमेल को उनकी ओपिनियन हमने सुनी नहीं। इनफैक्ट हमने उनकी एग्जिस्टेंस ही एक्नॉलेज नहीं करी, और एक्नॉलेज करने के अलावा हम लोगों ने उन पर अत्याचार भी बहुत किए। तो ह्यूमन बिहेवियर बहुत नेचुरल है कि आप एक तरफ बहुत ऑपरेशन से असर्टिव बनने की जगह आप एग्रेशन पे चले जाते हो। तो जो फेज़ अभी हम जो देख रहे हैं वो ये है कि जो चीज़ काफ़ी सालों से, काफ़ी सदियों से जो दबी हुई थी, एक अपॉर्चुनिटी स्पेस जो अभी मिला है, तो उसकी वजह से नाउ इट इज़ गोइंग टू द अदर एक्सट्रीम, विच आई थिंक विल ऑल्सो टेक सम टाइम, बिकॉज इट, जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि हस्बैंड वाइफ, मेल फीमेल, आदमी पुरुष एक दूसरे के कंपटीशन के लिए नहीं बने हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बने हैं। तो ये भी चीज़ समझना ज़रूरी है कि एक दूसरे का साथ, कंपेनियनशिप तभी कंप्लीट होता है जब दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। देयर इज़ नथिंग विच इज़ वन एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, एंड फॉर हैप्पीनेस यू डोंट लिव विद वन थिंग, यू लिव विद एवरीथिंग। तो एक और एग्जांपल जैसे मैं आपको देता हूँ कि अगर सपोज़ आपको खुश होना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका परिवार खुश हो। अगर आपके परिवार को खुश होना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो जिस मोहल्ले में रहते हैं वो खुश हो। राइट। अगर वो मोहल्ले को खुश होना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो जिस सिटी में रहते हैं वो खुश हो। तो ये इंटरडिपेंडेंसी जो खुशी है वो बहुत ज़रूरी है। मैं बॉलीवुड से एक्चुअली काफ़ी इंस्पिरेशन लेता हूँ। तो देयर इज़ अ मूवी कॉल्ड इंडियन। तो उसमें लास्ट सीन में जो सनी देओल, उसके जो बॉस हैं, वो बोलते हैं कि सो ही इज़ गोइंग थ्रू सम मैरिटल प्रॉब्लम एंड ही इज़ नॉट टॉकिंग टू हिज वाइफ एंड थिंग्स लाइक दैट। तो उसके जो बॉस है वो ये बोलते हैं कि आपकी फैमिली होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप संसार में कुछ अचीव करके जाओ घर, तो घर पे कुछ सेलिब्रेट करने वाला ज़रूर हो, और ये चीज़ सिर्फ फैमिली से ही आती है। बिकॉज सो मेरा मानना ये है कि येस, इट इज़ अ फेज ऑफ गोइंग थ्रू एक्सट्रीम ऑपरेशन टू एक्सट्रीम एग्रेशन, बट दैट कैन ओनली बी सॉल्व थ्रू डायलॉग। बिकॉज अगर आप जैसे मैं क्रूशियल कॉन्वर्सेशन की बात कर रहा था, काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि हम जाने अनजाने में आज भी डिसरिस्पेक्ट करते हैं अपनी बहन, बेटी, माँओं की, बिकॉज वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। ये सदियों से हमारा एक माइंडसेट है जिसको निकलने में बहुत टाइम लगेगा। और बहुत अच्छी बात आज की डेट में ये है कि देयर आर लॉट ऑफ women who are coming and joining the workforce. So there is lot more acceptance of the capability that exists. Now imagine a world where irrespective of male or female, सब लोग अपने हाई पोटेंशियल पे कंट्रीब्यूट करें। तो आप देखिए कि आपकी घर, आपकी कंपनी, आपका देश कितना खुशहाल हो जाएगा, वर्सेस 50% ऑफ ओनली वन जेंडर कंट्रीब्यूट्स। So I just want to understand one thing here. See, the relationship has different forms. Like take example of आप भाई बहन भी हैं, आप पिता और पुत्र भी हैं, करेक्ट, माता और बेटी भी हैं, करेक्ट। सब जगह अगर फाइट होती है, सब जगह कम्युनिकेशन गैप होता है, सब जगह इश्यूज होते हैं, लेकिन ये जो शादी वाला जो है ये पार्ट में इतना ज़्यादा एक्सट्रीम क्यों चला जाता है कि भाई डिवोर्स देना? मैंने कभी नहीं देखा कि भाई आप अपनी मतलब भाई से कह रहे कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो है ये पार्ट, शादी वाला पार्ट, क्या कम्युनिकेशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम, या फिर एक इमोशनल वोकैबुलरीज नहीं है आपस में कि हम बोल सके कि यार चलो बात करते हैं? एग्जैक्टली। सो मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। जब मेरी शादी हुई तो लाइक एनी अदर न्यूली मैरिड कपल, आई ऑल्सो हैड माई शेयर ऑफ चैलेंजेस। तो मैं गाइडेंस के लिए गया अपने सीनियर के पास में। तो सबसे पहले तो बोले वेलकम टू द क्लब। तो आई सेड यार क्या बात कर रहे हो, मेरी तो हालत ख़राब हो रखी है। तो यूजुअली क्या होता है कि अप्रोच जो मेन और वीमेन की जो होती है इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, अगर हम उसको समझ लेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी या आसान हो जाएंगी। अगर आप एक आदमी को कोई प्रॉब्लम बताते हैं, उसका माइंडसेट ये है कि मुझे सॉल्व करनी है, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है और इसको ऐसे सॉल्व करना है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। बट women, when they tell the problem, they don't want a solution, they want to share.
So fundamentally, that is the difference. So when my wife was telling me something, she did not want me to solve the problem. She wanted to share what she has gone through. Similarly, what my mother was going through, she wanted to share. She did not want me to fix the problem. Whereas my mindset was कि अभी दोनों में प्रॉब्लम है, अभी इसको ला करके फिक्स करेंगे. और आज की डेट में हस्बैंड एंड वाइफ में सबसे बड़ा जो एक तरीके से डिवाइड कह सकते हैं उसको, वो ये है कि लैक ऑफ एम्पैथी एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन. क्योंकि हम लोग शादी तो कर लेते हैं, शादी एक इवेंट ही है, उसके बाद एक्चुअली सही जर्नी स्टार्ट होती है. माय फादर यूज्ड टू से कि जो शादी होती है ना, वो एक तरीके से कैबेज की तरह होती है. आप वो जो बंद गोभी होती है ना, वो उसका एक लेयर उतारो, फिर दूसरा लेयर उतारो, तीसरा लेयर उतारो. मतलब ये कि आप महीने, साल, दिन जैसे जैसे गुजरते जाते हैं, वैसे वैसे आप उस आदमी की खूबसूरती एज अ पर्सन जानना शुरू करते हो. और अगर आप उस जर्नी पे कमिटेड हो एज हस्बैंड वाइफ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी चीज़ आपके बीच में आएगी नहीं जो उस मैरिज को सक्सेसफुल होने से रोक सके. ये अगर आप ये दोनों आपस में कमिट कर लें हस्बैंड वाइफ कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोगों की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मैरिज को सक्सेसफुल करना. जैसे मैं पहले भी बोल रहा था, तोड़ना बहुत आसान है, जोड़ के रखना मुश्किल है. सो एम आई अ डिवाइडिंग फैक्टर और एम आई अ यूनाइटिंग फैक्टर? कैसे हम प्रेजेंट करते हैं एक इशू को. मेरी और मतलब जैसे मेरी शादी को ऑलमोस्ट 30 साल होने को आए, ऐसा नहीं है कि मेरी शादी परफेक्ट है. हम लोग बहुत लड़ते हैं, अच्छे से लड़ते हैं, लेकिन एक फंडामेंटल रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए है कि जो हम एज ए इंसान हैं, हमारे डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद में हम 15-20 मिनट के बाद या वो चाय बना के देती है मेरे को या मैं चाय बना के देता हूँ. एंड उसका फिर एक अलग ही मज़ा है, उसका एक अलग ही मज़ा है. क्योंकि आप लड़ाई करने के बाद में जब आप बैठ के बात करते हो, उसका आनंद आई रियली वॉन्ट एवरी हस्बैंड एंड वाइफ टू एक्सपीरियंस. एंड आई रियली वॉन्ट हर हस्बैंड वाइफ को कि आप अपने हस्बैंड या अपने वाइफ का कोई ऑल्टरनेटिव ना देखें, क्योंकि कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं. ये बहुत ज़रूरी है. शायद आ गया मोबाइल. नहीं, because that is I have noticed one thing here, like people are very busy on their phones, scrolling, talking, and surprisingly they are happy when they are chatting with others on WhatsApp and any other form, right? But at the same time they are not feeling very comfortable to talk with their counterparts. वो इसलिए भी देखो, अगर आप इसको आप ऐसे देखो कि हस्बैंड मतलब देर आर टू पीपल दोज हु लव ईच अदर, एंड जैसे ही शादी हुई उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई. सो द सेम कपल विच वॉज लाइक बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, then they start fighting with one another because unconsciously they now have started taking each other for granted कि अभी शादी हो गई है, अभी life is as usual. The other thing is when you are talking to somebody on let's say chat or maybe social media or anything, there's no accountability because you are talking to that person they don't even care. Yes. माई फादर यूज्ड टू से कि गुस्सा वही करेगा जो आपकी केयर करता है. क्योंकि हस्बैंड भी आपकी केयर करता है इसलिए वो गुस्सा होता है, और वाइफ भी केयर करती है इसलिए वो गुस्से होते हैं. लेकिन किसी दूसरे को कोई लेना देना नहीं है. आप पार्टी करो, आप पैसे खर्च करो, आप कुछ भी, मतलब वट एवर दैट यू थिंक. और एक चीज़ और जो आई थिंक इम्पॉर्टेंट है शायद शादी में, कि अगर हम एक फ्रेमवर्क बना लें कि इस फ्रेमवर्क में हम लोग अपनी रिलेशनशिप को डेवलप करेंगे. आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों की, वो होती है फाइनेंस को लेकर के, क्योंकि फाइनेंस is now becoming a very complex subject, and unless until you talk about money, that how you're going to manage expenses, then it is going to become difficult. And there are things that you do out of love, but if that love turns into obligation and the other person is taking you for granted, then I think there is a bit of unfairness. तो वही है कि डायलॉग जब आप करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात ही नहीं करते हैं, हम लोग अंडर द कारपेट डाल देते हैं कि हो सकता है अपने आप ही शायद ठीक हो जाए. तो इसीलिए जब मैं आपको एग्जांपल दे रहा था वो क्रूशियल कॉन्वर्सेशन का एग्जांपल ये कि आप अगर
मुद्दे को और इंसान को दोनों को अलग कर देते हैं, तो आप किसी से भी कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार क्रूशियल कॉन्वर्सेशन ये हो, कभी कभार मतलब प्यार, इज़्ज़त, हंसी ठट्ठा वो सब भी होता है। लेकिन जब तक आप डिफ़िकल्ट इश्यूज़ को अंडर द कारपेट डालते रहोगे और अवॉइड करते रहोगे, तो फिर तो प्रॉब्लम कभी ना कभी होनी है, चाहे वो फिर साइलेंस में निकले या वो वायलेंस में निकले, जैसे अभी आप बता रहे थे। तो वो किसी ना किसी तरीके से वो रिलेशनशिप जाके एक डेड एंड पे आ जाएगी। और एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि जब भी हस्बैंड वाइफ अगर इस मुकाम पे पहुँचते हैं कि भाई डेड एंड लगता है, तो फिर हमको ये भी देखना चाहिए कि हमने किस पर्पज़ से शुरू किया था। वाई डिड वी स्टार्ट दिस रिलेशनशिप एट ऑल? एंड देन यू विल फाइंड दैट ओरिजिनल जिंक, रिस्पेक्ट, लव rekindling again and again. डू यू रियली थिंक कि आप अगर हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए और हमारा रिलेशन बहुत ख़राब हो जाए, उसके बाद इज एनी पॉसिबिलिटीज़ टू रीबिल्ड दैट काइंड ऑफ लव, अफेक्शन एंड द बॉन्डिंग? बिकॉज मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि यार एक बार अगर वो क्रैक आ गया ना, तो आप कोशिश करते रहोगे लेकिन वो कहीं ना कहीं रह ही जाएगा मन में। देखिए, एक तो वो रहीम का दोहा भी है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाएं, टूटे फिर जान ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। एक तो वो थॉट है, ठीक है। लेकिन दूसरा ये है कि वो पास्ट में एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था। लेकिन अगर मैं अपनी रिलेशनशिप में आज को लेकर के सिर्फ चलूँ, रादर देन कि उस पास्ट को लेकर के बार बार उस इशू को लाता रहूँ, तो फिर तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है। जैसे आप कभी भी किसी, और मैं हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि फ्रेंड्स भी हैं, अगर दो फ्रेंड्स भी अगर आपस में झगड़ते हैं, आप देखना कि 5 मिनट के बाद वो मेन मुद्दे की बात ही नहीं करते। वो तो तूने ऐसे बोला था, तूने ऐसे बोला था, फिर ये क्या हुआ, तो वो मुद्दा ही शिफ्ट हो गया। तो अगर आप उस पर कमिट करें तो फिर मेरे को लगता है कि काफ़ी हद तक संभावना ऐसी है कि आप मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि कई बार ये भी होता है दैट वी ग्रो आउट ऑफ अ रिलेशनशिप, मीनिंग 10 साल साथ में रहने के बाद, 15 साल में रहने के बाद पता लगता है कि एक कोई बाइंडिंग फैक्टर नहीं है, कि कॉमन इंटरेस्ट चेंज हो गया, या आपको पता लगा कि दिस इज़ नॉट द पर्सन दैट आई वुड लाइक टू स्पेंड माई लाइफ ऑन। बट वो एक बहुत थाटफुल डिसीजन होना चाहिए, बिकॉज मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने अगर एक आदमी के साथ कमिट किया है तो फिर अगर डिसरिस्पेक्ट होती जा रही है फिर भी आप उसमें रहे, तो फिर आप खुश नहीं हो। लेकिन वो आपका लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है। एंड दैट इज़ व्हाई आई वाज सेइंग रिपेयर। आप ही को पता है कि आपने उस रिलेशनशिप में 100% रिपेयर की मतलब मेहनत की है या नहीं की। और अगर वो नहीं हो रहा, कई बार ऐसा होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बींग्स डू इवॉल्व, ह्यूमन बींग्स चेंज, प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, तो वो ठीक है, वो फिर एक, लेकिन उसमें भी मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो डाइवोर्स के बावजूद बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया, बट आई डोंट कम फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट, बिकॉज मेरा मानना ये है कि अगर आपने किसी चीज़ को कमिट किया है तो फिर आपको उसको फॉलो थ्रू करना है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। जब आप वो माइंडसेट के साथ चलते हैं, फिर आप उतना ही एफर्ट भी डालते हैं कि यार कुछ भी हो जाए मेरे को, क्योंकि वो चीज़ अगर प्यारी है। आप इसको एक ऐसे देखिए, दूसरा एग्जांपल, सपोज़ कोई एक कपल है और उसको एक बच्चा है विच इज़ अ स्पेशल चाइल्ड। जस्ट बिकॉज दैट you have a special child, you don't disown that child, Right. isn't it? You completely take care of that with the hope that it will work. And that is commitment. राइट। तो रिलेशनशिप में अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करें, तो जैसे मैंने नोटिस किया है कि कोई भी टॉक्सिक हो सकता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उस पर फैमिली बैकग्राउंड कितना इंपॉर्टेंट होता है, कि जो पेरेंटिंग है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो वहाँ से रूट्स होते हैं पेरेंटिंग के, कि आप कैसे अपब्रिंगिंग कर रहे हो। व्हाट इज अबाउट इट? वो तो है, बिकॉज फैमिली तो पहला ही स्कूल होता है, राइट। लेकिन एक चीज़ साथ में ये भी है कि आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरीके से पला बड़ा किया, आपके दोस्त कैसे रहे, आप किस संगति में बैठे आप। और ये भी मैंने देखा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल डू डेवलप देयर ओन व्यूज़ अबाउट थिंग्स। सो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो घर पे ये देखते हैं कि भाई
ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लेट्स से स्कूल में ये सिखाया जाता है, लेकिन स्कूल से बाहर निकलते ही उसका कंप्लीटली ऑपोजिट वो लोग देखते हैं। तो देन दे बिगिन टू क्वेश्चन अपना बिलीफ सिस्टम कि यार जो मैंने स्कूल में सीखा था वो सही था या जो मैं यहाँ देख रहा हूँ वो सही है। लेकिन जहाँ तक टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात है या बीइंग टॉक्सिक होने का सवाल है, कहीं ना कहीं देयर इज समथिंग विच इज इंटरनली फ्रस्ट्रेटेड विच आई एम नाउ टेकिंग इट आउट ऑन अदर पर्सन। यस, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट अबाउट नॉलेज बट इट्स ऑल्सो अ स्किल। मीनिंग इफ़ देर इज़ समथिंग जो मेरे को बार बार ट्रिगर कर रहा है, क्योंकि बाहर जो ट्रिगर हो रहा है वो सिर्फ एक कॉज इफेक्ट है, उसका जो कॉज है वो मेरे अंदर ही है। तो जब तक मैं अपने आप को रिफ्लेक्ट करके ये नहीं देखूंगा कि इफ़ आई एम बिकमिंग टॉक्सिक और इफ़ आई एम बीइंग into a toxic relationship, there is something which is either inviting it or triggering it. So when you become emotionally aware, then you begin to also manage your own emotions. Awareness के 4 स्टेज होते हैं। एक स्टेज होता है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या पता नहीं है, वो सबसे बेस्ट स्टेज है, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि फिर आप देन इट इज़ कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। तो किसी ने आपको बताया कि सपोज़ चाइनीज़ खाना खाना चाहिए, तो पहले आपको पता नहीं था लेकिन अब आपको ये पता लग गया, तो इसका मतलब अनकॉन्शियस यू हैव बिकम कॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंस के बारे में। फिर आता है देन यू गो टू अ चाइनीज़ प्लेस, यू ट्राई दैट फूड, सो कॉन्शियसली यू बिकम अवेयर दैट येस दिस इज समथिंग दैट यू लाइक, और मे बी ड्राइविंग skills. So when you start learning driving, you are consciously aware of the competence. Then becomes unconscious competence, meaning when you drive with ease. So emotional skills also are like that, where you become more emotionally aware. What are the triggers that are there? Then you start managing those triggers. Then you start maybe staying away from those triggers. Maybe then you start taking some alternative routes to that trigger. Then you develop that. So it's a journey of self-awareness. I use the word AIM or IAM, ignorance, awareness, and manifestation. So most of the human relations problems stem from the ignorance of your own demands or needs, and then you put the blame on other person. but can you give me more example of it? So IAM is ignorance, awareness, and manifestation. Meaning that if I do not, let me think of an example that I can share with you. Let's say I want to be a good speaker. Okay. Now I'm not even aware whether I have that capability. Right. So I will not be able to deliver a good presentation. After that, I become aware that I want to make a presentation, but I don't have this skill. So now I go to a awareness stage. But awareness stage पे जाने के बाद में भी अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ, तो it is as good as being ignorant. It may be a little bit more painful because मुझे मालूम है कि मुझे करना है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। फिर आता है मैनिफेस्टेशन, मतलब मैं प्रैक्टिस कर करके फिर उस एबिलिटी को मैनिफेस्ट करता हूँ। सो आई यूज़ दिस वर्ड दैट व्हेन यू स्टार्ट लिविंग लाइफ लाइक ignorance, awareness, manifestation, month after month, skill after skill, then you become better human being. Like for example, ये अभी जो हम conversation कर रहे हैं, 1 घंटा पहले या 40 minutes पहले, we were not aware of each other's viewpoints. Correct. So that was an ignorant stage. Now that we have spoken, we become aware of it. And then somewhere we then begin to practice it. So that becomes manifestation. Same is true for emotional intelligence also. And for that, of course, effort is needed. Of course. जैसे आपने बोला ना कि ह्यूमन का जो रिपेयर वर्कशॉप जो होता है, सबसे पहले वो घर से ही स्टार्ट होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ घर से होता है या पेरेंट्स से होता है, या जो एक्सपीरियंस उन्होंने लिया है थ्रू आउट वहाँ पे ज़्यादा फोकस होता है? जैसे आपने बोला कि घर पे आप देख रहे हो ऑनेस्टली द बेस्ट पॉलिसी, बट द मोमेंट यू स्टेप आउट यू सी ओह व्हाट इज डिफरेंट. करेक्ट. तो अगर किसी को एडवाइस करना है पेरेंटिंग को लेकर के, अगर बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो वो कहाँ पे फोकस कर सकते हैं, किस ढंग से वो ड्राइव कर सकते हैं अपने बच्चों के इमोशनल लाइफ को? आई थिंक मुझे लगता है कि रादर देन फोकसिंग ऑन देयर एजुकेशनल अचीवमेंट्स, if parents start focusing on how the child should grow,
in terms of managing their own emotions, in terms of expressing their emotions, in terms of sharing their pain and sorrows, in terms of creating an environment where everybody can be their true self. Then I think we will send very capable people in society. But if parents do not talk about tough topics, if parents are always fighting in front of children, if parents are disrespecting their relatives, if parents are hiding meanings, or they themselves are not true about each other, then I think we will send people, those who are not with straight thinker or empathetic. So parenting, if you ask me, I think we should spend more time in building that self for the children, listening to them. हमने कभी अपने बच्चों से ये नहीं पूछा कि how are you feeling. We always tell them do this, do this, do this. We never ask that what is it, how was your day, what did you do, what did you learn, what would you like to do, what are the things that you are grappling with, what are the things that I can help you with. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. आप देखिए, अगर किसी अपार्टमेंट में आप रह रहे हैं, सवेरे सवेरे मम्मी पापा बच्चों को छोड़ने जा रहे होते हैं. 3 साल का बच्चा, 5 साल की बच्ची, वो एक्साइटेडली स्कूल जा रहे हैं और दे आर टॉकिंग अबाउट देयर कंसर्न्स, देयर स्टोरीज, देयर वट एवर, मैं रोज़ देखता हूँ इसको. और पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, वो फ़ोन पे लगे हुए हैं. सो देर आर सो मेनी वर्ड्स दैट डू नॉट फाइंड ईयर्स. तो क्या होगा ऐसे बच्चों में? वो फिर बोलेंगे यार मेरे मम्मी पापा के पास टाइम ही नहीं है, तो फिर मैं किसको जा करके बोलूँ. सो देन दे टेक हेल्प ऑफ पीपल दोज आर ऑफ द सेम एज. उनके पास जो उनकी एज के बच्चे हैं, उनके पास तो सिमिलर एक्सपीरियंसेस हैं, तो फिर वो कहाँ उनको सही गाइडेंस मिलेगी. अब मतलब समटाइम्स आई फील सो सैड दैट चिल्ड्रन आर टॉकिंग एंड पेरेंट्स आर नॉट लिसनिंग. और उसके ऊपर से जब पेरेंट्स कहते हैं कि ये मैंने तुमको लाइफ में सब कुछ दिया है, अच्छा स्कूल दिया, अच्छा घर दिया, अच्छी सोसाइटी दी है, फिर भी बच्चा इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाता है पेरेंट्स से. वो जस्टिफिकेशन है ऑफ देयर इनकॉम्पिटेंस कि मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया. सभी करते हैं. मतलब आपने अपनी मीन्स में सभी पेरेंट, जैसे मैं पहले भी बोल रहा था कि लाइफ में ना कभी हमको मैनुअल मिलता ही नहीं है. जब बच्चे पैदा होते हैं, भगवान मैनुअल थोड़ी ना देता है कि ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ा करना है. तो हर पेरेंट अपनी तरफ से अच्छा ही करता है. लेकिन अगर बच्चा वो नहीं कर पा रहा जो करना चाहता है या जो हमारे हिसाब से उसको करना चाहिए, तो हम उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई हमने तुम्हारे लिए ये किया तो अब तुम ये करो. उसकी अपनी लाइफ है, अपने सपने हम उसके थ्रू क्यों जीना चाहते हैं, अपने बच्चों के थ्रू. उसकी अपनी एक लाइफ है, एक इंडिविजुअल है वो. हाँ, हम ये कर सकते हैं कि मेरे से किसी ने पूछा था बहुत पहले कि अगर आपके बच्चे बड़े होकर कि वो ना करें जो तुम चाहते हो, तो मैं उसको बोला था, मैंने कहा इतना पेरेंटिंग पे तो मेरे को अपना विश्वास होना ही चाहिए कि मेरे बच्चे गलत नहीं करेंगे. वो बहुत सक्सेसफुल ना बने वो ठीक है, अच्छे इंसान तो बन ही जाएंगे, इतना मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है. इसमें कोई मतलब मुझे बिल्कुल आयोटा ऑफ डाउट भी नहीं है. आई थिंक एज लॉन्ग एज यू हैव दैट कॉन्फिडेंस ऑन योर पेरेंटिंग, दैट्स मोर देन एनफ. फैसिलिटीज़ अपनी तरफ से पेरेंट्स सभी देते हैं. कोई ज़्यादा देता है, कोई कम देता है, कोई पॉकेट मनी 200 देता है, कोई 2000 देता है, कोई 20,000 देता है. अपनी अपनी औकात के अनुसार सब लोग देते हैं. बट दोज आर लाइक हार्डवेयर पार्ट ऑफ इट. द सॉफ्टवेयर पार्ट इज़ द टाइम दैट यू स्पेंड विद योर चिल्ड्रन, where you teach them what is life, what is the value of relationship, how should you interact with others, you should share things with others. Those are software things, and these are the things which people carry forever. आज की डेट में whatever that I am today is whatever that my father used to tell me. He was a man of few words, so he would say गर्म पानी से घर नहीं जलता. मतलब कि आप थोड़ी सी कंजूसी करोगे उससे बहुत ज़्यादा अमीर नहीं बन जाओगे. एंड दीज आर थिंग्स दैट हैव शेप्ड मी टुडे, एंड आई एम लिविंग हिज लाइफ इन सम वे, and I'm in some sense repaying the debt of gratitude. So what is the difference you notice, the kind of parenting you got, the parenting you are giving to your kids right now? Differences कहाँ पे हैं, कैसे आप distinguish कर सकते हो उसको? I think हमारे टाइम पे फिज़िकल सफरिंग्स ज़्यादा थी, मीन्स कम थे, और मेरे पेरेंट्स शायद इतनी ज़्यादा कम्युनिकेटिव नहीं थे, बिकॉज वो जनरेशन ही ऐसी थी कि पापा अगर घर पे आए हैं तो वो एक फादर फिगर हैं, वो प्रोवाइडर हैं और कम बात करेंगे. मदर वुड सपोर्ट ऑल दी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, खाना बनाएंगी, नहलाना, बच्चों को ध्यान रखना, वो सब है.
आज की डेट में जो मेरी जनरेशन थी, हम लोगों ने ज़्यादा बात की बच्चों से, और जो अब जो जनरेशन है, विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली, इज़ दैट बोथ हस्बैंड एंड वाइफ टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेरेंटिंग, जो आज की डेट में बहुत है. मेरे टाइम पे वो थोड़ा रिलेटिवली कम था, एंड टुडे इट्स लाइक both are together nurturing that plant, if I may use that word. Do you hug your kids? I do, of course. Whenever, of course, they are not there with me now, so I hug my wife now. But it is, I was very expressive with my children. जो हम लोग के साथ नहीं हुआ, मतलब मुझे नहीं याद है कि आपको. I agree. So if, yeah, that is one part which I still miss. I wish I would have spent more time with my father. It's been about close to 20 years that he passed away. Of course, he continues to live in my heart, but I wish I would have hugged him more. I also wish that I should have given him the comforts of life as my expression of love. That part I still miss a lot. जो नहीं था उन दिनों में. Do you remember any of the conversation which you liked the most with your dad? Like With anything my you had? father, very little conversation we used to have, but he would tell things out of his experience, his struggles, and so he would say things like, but he was a philosopher, so he would say things which we will remember. So he would say कि अगर किसी को 10 रुपए दे करके उसका कैरेक्टर पता लग जाए तो वो भी सस्ता सौदा है. You know, those are the kind of things that he would teach us. So he was more of a teaching philosophy of life to us through his words. And the another thing that I remember about him is very selfless person, or maybe I don't remember whether he had even 1 rupee with him, but he didn't bother. You know, he never used to keep money. Whatever money he would have, he would just spend. एंड वो घर पे किसी को भी लेकर के आ जाते थे कि इसको खाना खिला दो, रास्ते से किसी को बुला करके ले आए. सो दैट्स द वैल्यू सिस्टम दैट ही टॉट अस थ्रू हिज बिहेवियर, एंड दोज आर लाइक फॉन्ड मेमोरीज नाउ. तो अनिसा, जब हम बच्चे की बात करते हैं, बचपन की बात करते हैं, और जब कहीं लगता है कि उसको सही ढंग से नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट एडल्टहुड में भी ज़्यादा पड़ता है, राइट? करेक्ट. तो मैं ये भी देखना चाहूँगा कि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरते हैं, वो जो बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं, प्रोफेशनली भी होते हैं, फिर भी उनको नहीं पता कि वो कौन है. हाँ, तो उसका मेरा एक रिक्वेस्ट है उन सब लोगों से, वो ये है कि सबसे पहले तो उसके लिए आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम करना बंद कर दीजिए. बिकॉज़ आपके पेरेंट्स ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके आपको पढ़ाया लिखाया, जो भी कुछ एजुकेशन देनी थी या जो अपनी उनके मीन्स में था वो किया. और दूसरा चीज़ ये है कि आई वेंट थ्रू द सेम थिंग ऑल्सो. फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई डिड नॉट नो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अब उसको मैं 2 तरीके से देख सकता था. ये एक तो मेरी किस्मत ऐसी है, या मेरे मम्मी पापा ने मुझे कुछ दिया नहीं. लेकिन आज की डेट में हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, बुक्स हैं, कोर्सेज अवेलेबल हैं, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम अपने आप को जान सकते हैं. I remember when I was growing up, I had done one course from Landmark Education Forum. It's a very intense 3-level course. एक basic level है जिसके अंदर there is one person who talks to about 1,000 people, and then everybody is going through their own journey in terms of who are you. What is it that you are made up of? What is your self? What do you like? What do you don't like? Those kind of things. Then there is an advanced course, and then there is a SELP, which is self-expression. I personally believe, and this is my personal conviction, that if you blame your environment, you're not going to get anywhere. Rather than taking full responsibility of this is my current situation is, but I'm not going to let this come in my way of achieving it, whatever that I want to achieve. Again, easier said than done. But if you have, and 2 things that have helped me, 3 things rather. One of them is having some kind of a philosophy or an anchor. Because
इफ़ यू डोंट हैव अ एंकर और अ फिलोसफी, इट्स लाइक वो जो पेड़ का पत्ता होता है ना जो अपने पेड़ से अलग हो जाता है, सो यू डोंट हैव एन एंकर टू हैंग होल्ड ऑन टू. Second is, if you have a mentor or a positive influence, that person will be able to help you look deeper in your own life and bring out that best. So if you don't have a mentor, please look out for one. And I'm not saying mentor in the professional field. Of course, they will teach you skills. But at a life level, if there is somebody who understands you, who can bring out the best from you, that I think you are very fortunate. I was very fortunate because I have a mentor and I have a philosophy which tells me what is the purpose of my life. How can you bring out your best? And rather than pitying on yourself, एक और चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ह्यूमन बींग्स फाइंड इट वेरी टेम्पटिंग व्हेन दे पिटी देमसेल्व्स बिकॉज इट सूट्स दैम कि मेरी किस्मत ख़राब है, मैं अच्छे स्कूल से नहीं आता, मेरे पेरेंट्स ने मेरा ये नहीं किया, मेरा बॉस ऐसा है, मेरी कंपनी ऐसी है. बिकॉज इस सेल्फ पिटी में हमें बहुत मज़ा आता है बिकॉज ये विक्टिम कार्ड होता है ना खेलने के लिए. बट द मोमेंट यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट इज़ हार्ड एंड देन and that could be through mentor, that could be through a compass, that could be through a philosophy, then you begin to take complete responsibility of your life, and then you change the environment rather than your environment changing you. So I think this, if we do and ponder on it, again I'm going back to that IAM way. Ignorant is that I just blame, but if I become aware that what is the trigger, what is stopping me to change my life? Nothing. It's just that my own mindset. So then I think I'll be in a much better situation. So you're talking about one set of people who are having this kind of issues. I'm talking about the another set of people जो अपने आप को अलग नहीं कर पाते, अपनी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं अपने डेजिग्नेशन से या फिर अपने बिजनेस के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, दिस इज व्हाट आई एम. तो उस केस में मुझे लगता है कि यार आप वो हो नहीं जो कि आप शोकेस करने की कोशिश कर रहे हो. वो सबसे डेंजरस चीज़ है बिकॉज रोल और आइडेंटिटी दो अलग अलग चीज़ें हैं. करेक्ट, यस. और मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ में ज़्यादा होता है, शायद हर एक आदमी के साथ होता होगा. अगर आप किसी से भी पूछो कि हु आर यू, दे विल टॉक अबाउट देयर टाइटल, कि भाई मैं ये काम करता हूँ और इस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ. अगर आप उनसे पूछो कि उसको हटा दो तो तुम क्या हो, तो उन्हें पता ही नहीं कि उसके बारे में क्या बोलना है. वो शायद हमारा थोड़ा सा मतलब इफ़ यू आस्क पीपल व्हाट आर योर हॉबीज़ और व्हाट मेक्स यू हैप्पी, दे विल गो ब्लैंक बिकॉज दे हैव नेवर थॉट ऑन दोज लाइन्स. सो व्हेन यू स्टार्ट डीलिंकिंग योर रोल एंड yourself, then you will see that you will never be stressed about it also. I remember किसी से शाहरुख खान ने पूछा था कि आप इतने कूल कैसे रहते हो, मतलब यू वर्क इन बॉलीवुड, इट्स वेरी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, एंड देन हाउ डू यू स्टिल मैनेज इट. सो ही सेड आई वर्क फॉर मिस्टर खान इन बॉलीवुड इंडस्ट्री. सो इट्स सो क्लियर दैट देर इज़ अ रोल दैट आई प्ले एंड देन देर इज़ अ पर्सन दैट आई एम, एंड दैट पर्सन हैज़ हिज ओन कन्विक्शन, has his own values, has his own compass, has his own philosophy. The moment you de-link, फिर लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है. लेकिन अगर वो de-link नहीं किया और कई बार आपने देखा होगा जो लोग रिटायर हो जाते हैं ना, वो बहुत जल्दी एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं बिकॉज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ लाइफ दे हैव लिव्ड देयर आइडेंटिटी एंड देयर डेजिग्नेशन एज वन. Exactly. तो उनको लगता है कि अब काम खत्म तो मतलब मैं भी खत्म, मेरी वैल्यू खत्म. अरे देयर इज सो मच टू लाइफ, देयर इज मच मोर दैट यू कैन डू, देयर इज सो मच यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट, बट एंड दैट रिक्वायर्स इंटेंशनल एफर्ट्स, इंटेंशनल अवेयरनेस. वो अगर नहीं होगा तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है प्रमोद कि काफ़ी लोग जैसे ही एक रोल में चले जाते हैं, या जो रोल, और मैं आपको बताता हूँ ये रोल जैसे मदर इन लॉ के साथ में भी होता है. जैसे कि सपोज़ बेटे की शादी हुई तो उसके बाद में उनको लगता है कि वैक्यूम क्रिएट हो गया बिकॉज वो बेटा नहीं मेरे पास अब है अवेलेबल, या जो बेटी की शादी हुई तो बिकॉज वो आइडेंटिटी आपने अटैच कर रखी है कि मैं बेटी की माँ हूँ या बेटे की माँ हूँ,
और जब तक आप उसको लेट गो नहीं करोगे, आप अपने आप को कैसे अपनी ज़िंदगी जियोगे? बिकॉज देयर इज सो मच दैट यू वांटेड टू डू, सो मच यू कैन डू. सो आई थिंक ये रोल के साथ डीलिंग करना बहुत ज़रूरी है और बहुत डिफ़िकल्ट है. जितना जल्दी हम इसको समझ जाएं उतना अच्छा है. वो हर एज में होना चाहिए. जब आप स्टूडेंट हो तो अगर मार्क्स कम आ गए, दैट्स नॉट योर होल लाइफ, दैट इज़ अ रोल दैट यू आर प्लेइंग. इट्स नॉट योर एंड ऑफ लाइफ. आपने एक पेपर दिया, उस दिन शायद आपका मूड अच्छा नहीं था, लाइफ कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो कम आए. किसी टीचर की असेसमेंट से आपका पूरा लाइफ थोड़ी ना डिक्लेयर हो गया. और वही चीज़ कहीं पे भी अगर आप देखो, जैसे मैनेजर कोई फीडबैक देता है कि भाई यू नो योर कम्युनिकेशन इज़ नॉट गुड, बट दैट कम्युनिकेशन इज़ इन द रोल दैट यू आर प्लेइंग. इन जनरल आप अच्छी खासी अंग्रेजी हिंदी बोल पाते हो, आप कम्युनिकेट कर पाते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर प्रॉब्लम है. हाँ, उस रोल में कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है. तो सर, जैसे कि हम आइडेंटिटी कन्फ्यूजन की बात करें, उसके साथ एक बहुत बड़ा कंसर्न मुझे ये दिखता है कि लोग अपनी सेल्फ वर्थ को रिपेयर नहीं कर पाते हैं. ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है. अगर किसी, जैसे आपने बोल दिया कि भाई आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो सेल्फ डाउट इतना बढ़ जाता है कि वो अपने आप को रिपेयर ही नहीं कर पाते हैं और उसी में ही जीने लगते हैं. तो अगर ऐसे लोग अगर सामने आते हैं तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हो कि कैसे वो अपने आप को? मैं उसके लिए ना एक ही चीज़ बोलूँगा, एंड देयर इज़ फ्रेज दैट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द practice that I do. It's called be the master of your mind rather than your mind master you. अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल माइंड ना इतना इंटरेस्टिंग पार्ट है बॉडी का कि वो आपको ट्रिक करता है. सपोज़ अगर आपने किसी को कुछ काम करने के लिए भेजा और आपके अकॉर्डिंगली वो 10 मिनट में वापस आ जाना चाहिए था, और उस आदमी ने अगर 20 मिनट लिए, तो आपका दिमाग उल्टा ही सोचेगा कि क्या हो गया उसके साथ में. कभी ये नहीं सोचेगा कि ट्रैफिक में फंस सकता है आदमी, हो सकता है जहाँ गया हो वहाँ पे लाइट ना हो, बिज़ी हो रोड, कुछ नहीं, लेकिन उल्टा ही सोचेगा. तो सेल्फ वर्थ का भी ऐसे ही है कि जैसे ही कोई दूसरा आदमी आपको कुछ बताता है, उसी के अकॉर्डिंगली आप अपनी सेल्फ वर्थ इवैल्यूएट करने लगते हो. और ये एक बहुत डेंजरस आजकल ट्रेंड भी चला है कि हम लोग हमेशा ना रील्स देख करके अपने आप को वैलिडेट करने की कोशिश करते रहते हैं कि एवरी टाइम यू वांट दैट यू व्हाट यू हैव इज़ गुड एंड व्हाट यू आर डूइंग इज़ ऑल्सो गुड. दैट वैलिडेशन एवरीबडी इज सीकिंग बिकॉज वो सेल्फ वर्थ अंदर नहीं है. जब अगर सेल्फ वर्थ अंदर है तो आपको बाहर से वैलिडेशन की ज़रूरत ही नहीं है. तो इसके लिए आपको कंटिन्यूसली अपने सेल्फ को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. और वो सेल्फ जो है वो आपके पेरेंट्स सबसे ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं. आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एंड दिस में बी अ लिटिल पीपल मे नॉट फाइंड इट और पीपल मे फाइंड इट कंट्रोवर्शियल ऑल्सो. आपने देखा होगा कि कुछ पेरेंट्स और अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में अगर बच्चा खड़ा होकर के चलने भी लगता है तो उसके माँ बाप उसको ऐसे बढ़ा देते हैं, अरे यू हैव डन सच अ ग्रेट थिंग, यू स्टार्टेड वॉकिंग ऑन योर ओन फीट एंड वंडरफुल, यू आर सो गुड, यू आर वेरी केपेबल. तो उससे क्या होता है कि अनकॉन्शियसली वो बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो गया, दैट आई एम केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स ऑन माई ओन. वेयर एज इन आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, नो मैटर हाउ मच आर चाइल्ड अचीव्स, वी विल स्टिल से अरे तुमने इतना ही किया. चाहे कोई 95% बच्चा लेकर के आता है, उसको बोले सिर्फ 95%, तो इतना अचीव करने के बाद में भी उस बच्चे को लगता है कि आई एम नॉट सफिशेंट. सो पीपल, and I'm sure all of us can relate to it, the statements that we have heard about ourselves when we were growing up from people, those who were important to us, actually have made deep impact on our personality. I'll give you an example. Let's say आप जब 4-5 साल के बच्चे थे, आपके घर पे 4-5 रिश्तेदार आए और आपके पापा या मम्मी ने बोला कि बेटा अंकल को आप एक कविता सुनाओ. उस दिन आपने, हो सकता है कि आपका मन नहीं था, लेकिन आपने वो कविता नहीं सुनाई. तो जो चाचा चाची ताऊ वगैरह आए हुए थे, अरे ये बच्चा बहुत शर्मीला है, ये दूसरों के सामने बोल नहीं सकता, या ये अच्छा गाना नहीं गाता. वो स्टेटमेंट आपके दिमाग में चिपक गई कि मैं अच्छा गा नहीं सकता, मैं शर्मीला हूँ, मुझे दूसरों के सामने बात करने में प्रॉब्लम होती है. लेकिन और उसी माइंड सेट के साथ फिर आप ग्रो हुए और वही सेल्फ फिर आपने अपने बारे में क्रिएट कर लिया और आपने कभी क्वेश्चन किया ही नहीं उसको, तो वो आपका बिलीफ बन गया.
दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग ऑफ क्रिएटिंग द स्ट्रॉन्ग सेल्फ, जिसमें पेरेंटिंग का भी रोल है और इंडिविजुअल अपना भी रोल है। बिकॉज फैक्ट ये भी है कि आज की डेट में जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हैं तो किसी के पास ना टाइम है और इंटरेस्ट है आपकी सेल्फ वर्थ को रिपेयर करने का। वो उसका ध्यान आपको खुद ही रखना पड़ता है, और क्योंकि आपको रखना पड़ता है तो आपको ही रखना पड़ेगा, चाहे वो आप मेंटरिंग से करें, चाहे आप ट्रेनिंग प्रोग्राम से करें, चाहे आप बुक्स के थ्रू करें, चाहे आप लर्निंग के थ्रू करें, लेकिन वो जर्नी तो आपको खुद करनी ही पड़ेगी। आप अपने पेरेंट्स को भी ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज उनकी इंटेंशन कभी भी ये नहीं थी कि आपको डिसरिस्पेक्ट करें अपने रिश्तेदारों के सामने। वो शायद ये चाहते थे कि भाई हम अपने बच्चे का हुनर दिखाएं, लेकिन आपने उसको उल्टा कर दिया। तो आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ complex but not impossible or difficult task. It is very doable because I can say it with conviction because I've won over it. It took a little time. I'll give an example. For a very long period of time, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, मैं अंग्रेजी बोल नहीं सकता, लेकिन मेरे अंदर ये ज़रूर था कि मुझे बोलना है। मैंने महीनों एक शीशे के सामने खड़े होकर के अपने आप से बात की। मेरी मम्मी बोलती थी पागल हो गया ये कि मैं कैसे बोलता हूँ, मेरे हाथ कैसे चलते हैं, मेरी आंखें कैसे बोल रही हैं। मैं घंटों बोलता था और धीरे धीरे करते फिर वो, अब मुझे चाहे एक आदमी से बात करनी हो या 1000 लोगों के सामने बात करनी हो, अब वो अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस बन गई है, जो कि अब वो मेरे पार्ट ही है लाइफ का। तो अगर मैं ब्लेम करता रहता कि नहीं मेरे को आता नहीं है कुछ भी, तो फिर मैं वहीं खड़ा रहता जहाँ पे था। राइट। सो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, एज आई सेड, डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है। सर, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू लर्न से नो टू मेंटेन दी सेल्फ वर्थ, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत लोग भी ऐसे होते हैं कि सब चीज़ में हाँ अपना सेल्फ वर्थ दिखाने के लिए, भाई मैं अच्छा हूँ, मैं बढ़िया हूँ। एब्सोल्युटली। आई थिंक मैंने बहुत बाद में सीखा वो, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो, सबसे ज़्यादा। इट इज़ सो व्हेन वी से यस, वी ऑल्सो वांट टू बी एक्सेप्टेड बाय अदर्स। दैट इज़ व्हाट यू नो, क्योंकि हम ये अगर नो बोल देंगे तो हमारे बारे में आदमी क्या सोचेगा, वेदर वी विल स्टिल बी रेलिवेंट और नॉट। जबकि एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब मैं नो बोलता हूँ, द अदर पर्सन डज नॉट गेट ऑफेंडेड। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है कि आप येस आउट ऑफ ऑब्लिगेशन बोल रहे हो या आप येस जेन्युइनली बोल रहे हो। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और ये वर्क प्लेस पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दिस आई रिमेंबर वन ऑफ द ग्लोबल मैनेजर हैड टोल्ड मी, ही सेड व्हेनेवर आई टेल माई इंडियन टीम मेंबर्स दैट वुड यू डू दिस, they will say yes to it, but then they will not deliver. So they would say yes out of an obligation because they don't want to offend. लेकिन कर इसलिए नहीं सकते क्योंकि वो कर पा नहीं रहे हैं। लेकिन सेल्फ वर्थ को एक तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए आपने हाँ बोल दिया, तो ना आप खुश हैं ना वो दूसरा वाला खुश है, तो आप एक्चुअली नेगेटिव रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हो। धीरे धीरे मेरा अपना मानना ये है, क्योंकि मैं इस एक्सपीरियंस से गुजर चुका हूँ, आप उसमें बेबी स्टेप्स ले सकते हो। ड्रास्टिक स्टेप लोगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। स्टार्ट सेइंग नो टू स्मॉल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी सेज लेट्स गो फॉर अ वॉक, देन यू कैन से दैट नो आई हैव अनदर मीटिंग, सो यू विल से यू आर प्रोटेक्टिंग योर ओन टाइम। एंड धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर नो कहने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा और गिल्ट चला जाएगा। क्योंकि जो गिल्ट आता है ना नो कहने के बाद, अरे यार मैंने उसको नो बोल दिया, अब वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, अब कहीं ऐसा तो नहीं मैंने उसको नाराज़ कर दिया, तो वो गिल्ट में फिर आप एक और हाँ बोल देते हो। बट इफ़ यू स्टार्ट सेइंग नो टू लिटिल थिंग्स, देन you will be in a much better place. The another thing is, your self-worth is not actually evaluated by others, it's evaluated by your own self. So don't outsource validation. किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक मैंने देखा आपके यहाँ पे एक वो साइकोलॉजी ऑफ मनी की बुक रखी हुई है, उसमें एक चैप्टर है, क्योंकि जो भी चीज़ आप खरीदते हो दूसरों को ये दिखाने के लिए कि कितना मैंने अचीव कर लिया, दूसरे को कोई लेना देना नहीं है, आप अपने लिए कर रहे हो। तो अगर आप अपने लिए धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेकर के आप यू मेक योर सेल्फ हैप्पी, इट कुड बी गोइंग फॉर अ वॉक अलोन, इट कुड बी हैविंग एन आइसक्रीम अलोन। इफ़ यू हैव नॉट डन,
Try watching a movie on your own, alone. You'll see it's such an empowering feeling. Because what are you doing is that the moment you say no, you are actually creating time for your own self. And that time then is yours. You can do whatever you want to do. So there's a concept called, I'm forgetting its need of inclusion, need of acceptance, and need of control. That's what it is called. So all of us have need to be included in a group, need to be accepted by other people, and need to be controlled. And in order to do that, we take some actions and we expect some actions. It's called FIROB model, FIROB model, Fundamental Interpersonal Relationship Orientation. तो उसके चक्कर में क्या होता है कि अगर आपकी सेल्फ वर्थ कम है तो आप हमेशा हर चीज़ को हाँ बोलते जाओगे बिकॉज यू नीड टू बी इंक्लूडेड, राइट, एंड देन it's a downhill because you will never be happy. You will only be happy when you can say no without any guilt and enjoy your own company. Then you will be very happy. And at least it took me a long time, but it's a wonderful feeling to be. Yeah, even I'm trying to learn this part because I always say yes to people, and the consequences I have to face Yes. at a later stage. Correct. Because that person's work is done, but the consequences is coming to me. Exactly. Yeah. So that's it's a very important aspect of taking care of your own self. Right. So Anisa, I have spoken with my family members also about this particular podcast because I know that we're gonna discuss about relationship and many more things. So I have taken a few questions from them. Okay. And I hope you will be happy to answer it. I hope I can answer them. तो जो पहला क्वेश्चन है कि जब कोई इंसान आज से ये समझने लगता है कि शायद मेरा ह्यूमन रिपेयर सिस्टम कमज़ोर है, हाँ. तो उस अवेयरनेस के बाद पहला प्रैक्टिकल कदम क्या होना चाहिए मेरे लिए? ये मेरी माँ का क्वेश्चन है जिसको मैंने अपने फ्रेम किया अपने क्वेश्चंस को. तो आई थिंक अच्छी बात यह है कि आप पहले ही ऑलरेडी अवेयर हो कि कुछ करने की ज़रूरत है, अदरवाइज आप इस स्टेज पे पहुंचते नहीं. वो इग्नोरेंस से अवेयरनेस पे तो आप आ चुके हो. अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि एक ऐसा एक्शन जो मैं अपने लिए लूँ और उससे दूसरों पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े. सो लाइक जैसे हम लोग नो की बात कर रहे थे. सो व्हेन यू से नो टू समथिंग you are creating that space, and that will come from, let's say, on a Saturday morning you want to do meditation, but if you say yes to someone and then commit that time, then you will not be happy about it. So if you can identify that one area where you will take one step which is not harming anybody, and then you will get that confidence that yes, I'm now taking care of my own self. There is large amount of work or awareness around self-care because we've forgotten that concept. So I was telling about, there are many times when एंड होता है कभी कभार, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा आइसक्रीम खाने का मन है, मेरी वाइफ का नहीं है, तो मैं बोलूँगा चलो रहने देते हैं. लेकिन अगर आप उस वक्त बोलोगे नहीं मुझे तो खानी है, सो एटलीस्ट यू विल प्रोटेक्ट योर हैप्पीनेस. यू नॉट मेकिंग एनी अदर पर्सन अनहैप्पी. Correct? But you are taking care of your own need. So think of those examples, and then you will see that you will begin to repair that self or that child. लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है सर. क्या? अगर आप जैसे बोलते हैं कि अगर आपकी वाइफ है, उसने कहा कि मुझे नहीं खाना है, हाँ. और आप कहते हैं मुझे तो खाना है, हाँ. ठीक है तुम मत खाओ मैं खा लेता हूँ. Correct. तो कहीं ना कहीं वो बात चुप जाती है. अगर मुझे नहीं खाना तुम भी बोल दो ना. तो मैं वही इसीलिए बोल रहा था आपको कि जब वो फ्रेमवर्क की बात, हाँ. फ्रेमवर्क में डायलॉग जब होता है, हाँ. और जब रिस्पेक्ट होती है, तो रिस्पेक्ट एक दूसरे की लाइकिंग और डिसलाइकिंग में की भी आ होती जाती है. करेक्ट. तो उसमें क्या होता है कि भाई ठीक है मेरा नहीं खा रहा, आपको खाना है खा लो, और मुझे इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा. That you need to add. That you need to add. And for Yes. example, जैसे मैं और सिद्धि बात करते हैं कि I want some me time, which is fine. You know, so उसमें क्या प्रॉब्लम है? अब जरूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ है तो दोनों 24 आवर्स एक दूसरे का फेस देखेंगे. करेक्ट? सो वी हैव आवर ओन मी टाइम, एंड देन लोगों को ये समझना चाहिए नहीं समझते कि me time हो सकता है किसी का. ऑफ कोर्स होता है. मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है. Yeah. मेरे ख्याल से वो बहुत जरूरी है. Correct. बिकॉज व्हेन यू टेक द me time, your we time becomes much more valuable because you come back much more refreshed, much more committed, and much more enjoyable. So I would strongly recommend. Okay. Then I have another question here. रिपेयर के प्रोसेस में
आपके अनुसार, आपके अकॉर्डिंग खुद को एक्सप्रेस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, या फिर पहले रुक कर खुद पर रिफ्लेक्ट करना? आई थिंक अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अगर हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, दूसरे आदमी को ये अंदाज़ा कभी लगेगा ही नहीं कि आप किस इमोशनल जर्नी से गुज़र रहे हो। और जब तक आप ये नहीं बताओगे कि किस इमोशनल जर्नी से आप गुज़र रहे हो, दूसरा इंसान वो एक्शन बार बार लेता रहेगा जो आपको या तो मोस्टली हर्ट ही करेगा। तो अगर आप बताते रहोगे कि ये मेरा इमोशनल स्टेट है और ये मेरी इमोशंस हैं इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में या इस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो बहुत बार चांसेस हैं कि वो वहाँ पे रुक जाए और रिपेयर होना शुरू हो जाए। जैसे मैंने बोला कि मैं बॉलीवुड से काफ़ी इंस्पिरेशन लेता हूँ, तो एक ये जो लेटेस्ट मूवी आई है हक, इसमें एक डायलॉग है, तो बोलती है कि कभी कभार सिर्फ प्यार ज़रूरी नहीं होता, इज़्ज़त भी ज़रूरी होती है। और वो इज़्ज़त दूसरा तभी देगा जब हम अपनी इज़्ज़त खुद करना शुरू करें। तो मेरे ख्याल से जो इमोशंस आपकी हैं वो आप एक्सप्रेस करोगे, तभी दूसरे को पता लगेगा कि व्हाट आर यू गोइंग थ्रू विद, एंड दैट आई थिंक इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑल्सो in that self repair process. जैसे मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि अपने आप को एक्सप्रेस करो। जैसे मैं अपनी मॉम से बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि मॉम आई लव यू, तो एकदम शर्मा गई, अरे ये सब क्या बोल रहे हो तुम, पागल हो गए क्या? हाँ, हमने ये क्या बोला, हमने कहा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो कभी उन्होंने सुना नहीं था ये, करेक्ट, लेकिन जैसे एक्सप्रेस करने किया तो अब उन्होंने, जब मैं बोलता हूँ, बोलते हैं आई लव यू। हाँ एग्जैक्टली। सो आप हस्बैंड वाइफ में भी देखिए, कितनी बार एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को ये बोला होगा कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। हम बोलते ही नहीं हैं, मतलब वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। लेकिन अगर आप यू नो, आई रिमेंबर somebody said that hearing your name from someone else is the best music in the world. So if you tell your wife, your spouse, your friend that this is something that I like about you, then you have no idea how much happiness you have given to the other person. I tell this to my wife almost daily. And in the beginning it was like fake lagega, awkward lagega. But I think when you do it more, your sincerity of heart will reach out. Then the other person will begin to appreciate your intent behind it. कई बार क्या होता है कि लोग I'll give you an example. There are two friends who met, and then one person said to the other one that I'm so happy to hear you, to see you. So the other person said, please inform your face as well. Meaning that we say thank you, but we look at some other place. Right. So then what's the point? You may not. Yeah, so. Yeah. Okay. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगर कोई इंसान इस पूरी जर्नी से गुजरकर इमोशनली इंटेलिजेंट बनता है, तो आपकी नज़र में उसकी ज़िंदगी में सबसे पहला और साफ दिखाई देने वाला बदलाव क्या होता है? I think self-love. You will start feeling very confident. You will start feeling internally very happy. And वो जो glow है ना, वो I think priceless है. क्योंकि most of the time we live for others or to make others happy. But when you start doing this human repair, you will start loving yourself. There is a different type of glow that will come on your face, and others will say कि करते क्या हो तुम, है ना? And that will then rub on other people also. So that is the first benefit that will have. And that I do every day when I get up. The first thing I do, I go in front of the mirror and say that I love you. Exactly. How many people do it? I mean, कोई नहीं करता। मैंने जिसे ही पूछा ना, मैंने पूछा कि अपने आप को कितने बार आई लव यू बोलते हो? आप दूसरों को बोलो, ठीक है, I appreciate that part, but at the same time, do you say yourself I love you? No. Correct. मतलब मैं अपने को इतना प्यार करता हूँ, I'm not obsessed, but I love myself. I know. Yeah. The way you project, the way you talk, the way you walk, everything is included, and you have to be very inclusive when you look at yourself. Correct. And this also becomes visible. I'll give you an example of my son. So I used to get irritated. Like, for example, if you have to step out somewhere, I will just walk out of the house with whatever clothes that I'm wearing. He would properly dress up, and then he would step out, even if I have to wait for 10 minutes. My wife is also like that.
And I'm learning a lot because this is like you love yourself, you want to present yourself in a particular way. And my daughter, of course, she had that attribute from day one. And when I was doing a course, training and development mein, there was a teacher who said, every day you should do KLT. So he's like, KLT kya hota hai? So he said, know yourself, love yourself, trust yourself. Say 10 times every day so that you will begin to feel very good about yourself. And when you feel good about yourself, others will also respond accordingly. Otherwise, if you put a low price to yourself, nobody is going to buy you for a higher one. Actually, and that is even I tell to my friends as well, because जो भी मेरे ग्रुप में लोग हैं जो मेरी एज के हैं, तो मुझसे कहते हैं यार तुम अभी भी लौंडे बने क्यों घूम रहे हो? Yeah. Why you are not aging? Why you are not putting a lot of things? I said, see, buddy, I love myself. Exactly. And मैं ऐसी पर्सनालिटी हूँ जो मुझे सबके साथ मिक्स होना है. Absolutely. मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी ग्रुप में जाऊँ तो मुझे लगे कि मैं एकदम आउटडेटेड हूँ या फिर आउट ऑफ द लीग हूँ. That is the most important part that you have to look after. I agree. And that only comes, one benefit of that, is that you will never grow old because your heart is young. Yeah. So you will always, because you love yourself, you will always have that youthful spirit and youthful disposition that will also make others happy. Otherwise, it will become like, you're with long face and not taking care of yourself. That I think will also rub on others. That people don't want to be associated with those type of people as well. And Ali sir, प्रैक्टिकली भी ये पॉसिबल नहीं होगा. जैसे अगर आप स्वस्थ नहीं हो और आप ही ठीक नहीं, तो आप दूसरे को ना प्यार कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो. कुछ नहीं कर सकते. एंड मोर यू विल बिकम अ बर्डन. ऑफ कोर्स राइट. सो व्हाई यू, जैसे मैं भी बोलता हूँ लोगों से, मैं बच्चों से भी बोलता हूँ कि अगर आप पैसे कमा रहे हो तो उस पैसों में से एक कोशिश करो कि अपने ऊपर खर्च करना स्टार्ट करो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अल्कोहल एंड डेफिनेटली इंटॉक्सिकेटिंग स्टफ, बट आई से कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो ना, 20 रुपये अपने पर खर्च करो. Exactly. और वो 20 रुपए अच्छी जमा करते हो तो आपको वो 400 रुपए कमाने की ताकत देती. Exactly. It's not an expense. I would say it's an investment on you. That is a very important part. Correct. Yeah. Okay. And then another question उसी से रिलेटेड है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में ह्यूमन रिपेयर सिस्टम को लगातार इग्नोर करते रहें तो एक लाइन में कहें उनकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है उस इंसान को. I think we have discussed almost everything about it. We've discussed it. I think you will become a burden on your own self. Right. You will not enjoy your life. You will. I'll give you an example between an experiential time and an existential time. So existential time का मतलब है कि suppose morning 9 o'clock से शाम के 9 बजे तक आप ऑफिस गए. So that means you existed in the office in a particular environment. That is a physical existence. Experiential time is that you are so engrossed with that life that you have no idea of how much time has passed. For example, when you go and see a movie, you enter at 5 p.m. and you come out at 8 p.m. and you don't even realize where those 3 hours have gone. So if you have taken care of yourself, if you're loving yourself, then you are experiencing life because you're so busy in living life. Otherwise, you are existing. You're not living. So that's how I would put it. That's the biggest price that you will pay. That is. आपने ये भी बताया कि रिपेयर हमेशा दूसरों लोगों के जरिए ही नहीं होती. क्या सेल्फ रिपेयर भी उतना ही पावरफुल और पॉसिबल है? आई थिंक यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड. I've answered that. Yeah, correct. एंड किस सिचुएशन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है रिपेयर, सेल्फ रिपेयर? I think when you look at your own life and every time you feel that I'm not worth, or I am constantly looking for affirmation and validation from other people to tell me what I'm capable of, this is a warning sign. Then that is the time that you should, or you have broken relationships, or you are not enjoying your life. Your quality of life is down. You don't look for the next day. When you get up, you do not know what to do. I think those are situations where rather than being dependent on substance or abuse or drinks or these things, because you want to just forget what your emotional state is. But that is the state when you start to work on, because that's a warning sign in my opinion. So sir, pretty much we have covered all the points. आखिर में इस पूरे पॉडकास्ट में अगर आप ऑडियंस से कुछ कहना चाहते हैं या फिर इफ
anything you have, any message for them, जो listeners अपने साथ लेके जाएं, what could be that? I would only say one thing, that be kind to yourself. Most of the time, we want to judge ourselves through the eyes of others, and then we shortchange ourselves. But if we do this KLT, or be kind to ourselves and provide grace, I think we will do a lot more better than you are worth more than what you actually think. So don't shortchange. Just trust yourself. You're doing much better. So that's what I would say. Thank you so much. And I'm going to tell my audience that Anil sir has started his channel also. Like, and he's going to be live very shortly. So I will request every individual who's watching this particular podcast, do watch his videos and do subscribe to your channel as well. Thank you so much, Pramod. It was very nice interacting with you. The pleasure is I all loved the mine. conversation. Yeah, Thank you. you. Thank Yeah. you.